प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है भावना अपार 400 पार। संदर्भ यह है कि आखिरकार कल 22 दिसंबर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बालक राम नाम दिया गया है उस नई प्रतिमा का। उस प्रतिमा का लोकार्पण समारोह देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से देखा गया। धूमधाम से इसलिए कि लोगों ने वापस 3 दशक पुरानी हमें याद दिला दी, जिस समय पर रामानंद सागर की रामायण आया करती थी। लोग धूप दीप अगरबत्ती लगाकर टीवी के सामने रख दिया करते थे और बड़े भक्ति भाव से उस रामायण के दर्शन किया करते थे। कल भी कमोबेश पूरे देश में ऐसा ही वातावरण था। कल जब हल्की पीली रंग का धोती कुर्ता पहनकर नरेंद्र मोदी हाथ में चांदी का छत्र लिए प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़े, पूरा देश भाव विभोर हो गया। और भाव विभोर का क्रम केवल कार्यक्रम चलने तक नहीं चला, उसके बाद भी देश भर में चला। बड़ी मेहनत की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम राम भक्तों ने, जिसके तहत कल एक बार फिर दिवाली जैसा वातावरण देश में देखने को मिला। गांव गांव में जो है फेरियां निकाली गई, राम धुन गाई गई और तमाम आयोजन भी किए गए। तमाम जगह पर भक्ति के कार्यक्रम हुए और इन सारे कार्यक्रमों के साथ साथ लोग हल्की सी टिप्पणी कर देते थे। और टिप्पणी क्या कर देते थे? टिप्पणी कर देते इस बार तो लगता है भाजपा 400 पार करेगी। तो हमने सोचा कि इसी को विषय बनाते और इसी पर बात करते हैं, क्योंकि भाई प्रभु श्री राम के मंदिर की तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पर अब कुछ ही महीनों बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में किसकी प्रतिष्ठा होगी, इसका चुनाव होना है। तो इस पर बात करना जरूरी है। और राम मंदिर क्या विषय रहेगा? 4 दशक से राम मंदिर इस देश की सियासत में विषय तो रहा है। कभी बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, कभी पीछे आ जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में 282 सीटें जीत पाने में सफल रही और 3 दशक के बाद में स्पष्ट बहुमत की सरकार इस देश में बनी, वो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के चुनाव में 300 के आंकड़े को पार कर गई और 303 सीटों तक पहुंच गई, वो भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 के चुनाव में 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी? सवाल महत्वपूर्ण है और सवाल महत्वपूर्ण के संदर्भ में भाजपा के किए जा रहे प्रयास भी ध्यान में देने योग्य है। और साथ ही भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने के लिए जैसी कोशिश संयुक्त विपक्ष कर रहा है, उस पर भी बात करने की जरूरत है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराया उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि एन इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज कॉन्फिडेंस, एन इंपॉर्टेंट की टू कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। क्या कमाल की बात है ना, कि सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास की एक महत्वपूर्ण कुंजी तैयारी है। आर्थर एश कमाल के अमेरिकी टेनिस प्लेयर हुए, उन्होंने ये कमाल की बात कही। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते। तैयारी तो दोनों कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है और बाकी विपक्षी दल भी कर रहे हैं, पर वो तैयारी जा किस दिशा में रही है, इसे अपने ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। जिस भाजपा के साथ 400 पार के संदर्भ में बात हो रही है, दावा हो रहा है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हमारे साथ में है। कट्टर स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, मुग्ध होंगे अपनी पार्टी की उपलब्धियों पर और वर्तमान वातावरण पर। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी है, कांग्रेस पार्टी का विचारवान चेहरा है। दुविधा में हो जाते हैं कई बार पार्टी के उठाए गए कदमों से, पर फिर भी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए हुए हैं। समझेंगे उनसे अभी भी वो कितना टिके रह पाते हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ में, किसी समय हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में जयघोष करने वाली शिवसेना के वो प्रखर प्रवक्ता के तौर पर पहचाने जाते थे। अब भी प्रखर प्रवक्ता तो हैं, पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के, अब शिवसेना हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में या किस संदर्भ में, समझेंगे उनसे। बादल सरोज जी इस भारतीय राजनीति का विचारवान चेहरा है, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन मानवीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उनकी मौजूदगी हमारी चर्चा को हमेशा सार्थक करती है। स्वागत है आपका। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए राजकुमार सिंह जी हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 4 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था,
यहाँ के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे। त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। मैंने आपको बोला और ये हमने डिसीजन लिया है, एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। तो कुल मिलाकर अपना अपना एजेंडा कल ही स्पष्ट हो गया। नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी और योगी जी, तीनों ने बता दिया कि हमारी राह कहां जा रही है। और राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है राम लहर है, हमें नहीं लगता ऐसी कोई राम लहर है। वो न्याय के संदर्भ में निकले हुए हैं और नरेंद्र मोदी और आरएसएस का मुकाबला करने के खिलाफ इंडिया है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी के पास हम आते हैं। 10 साल जिस सरकार को हो चुके, उस सरकार के 400 पार के नारे के संदर्भ में जोर 10 साल के काम पर कम, एक राम मंदिर पर ज्यादा दिखाई देने लगा। चिंतामणि जी, थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। क्या कहते हैं, इन हालात पर सरकार के स्तर पर विफलता ऐसी हो गई, इसलिए राम मंदिर को लेकर लहर पैदा की जा रही है, या राम मंदिर के संदर्भ में कोई और दृष्टि आपकी आ रही है? देखिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चुनाव के संबंध में कोई राजनीतिक बात किसी ने भी नहीं की जी। और माननीय प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आप सुनिए, उसमें राजनीति दूर दूर तक नहीं जी। ये राष्ट्रनीति का सवाल है, ये देश के उन बिंदुओं का सवाल है जो अब तक अनुत्तरित थे, अनसुलझे थे, जिनका समाधान देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। देश का जनमानस जिसके साथ खड़ा था, और जो इस मान बिंदु के ये हमारे लिए मान बिंदु का विषय है जी, ये राजनीति का विषय नहीं है। तो इसलिए आप ये जो भी कुछ आपका विवरण है, या आपकी समीक्षा है, या आपका कयास है, आपका नुक्ता नजर है, देखने का नजरिया है कि आप उसको इस तरह देखते हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव से तो बिल्कुल भी नहीं है, राजनीति मैं रोकता हूं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। भाई, हिंदुस्तान के संदर्भ में कहा क्या जाता है, हिंदुस्तान के संदर्भ में 2 बातें कही जाती हैं कि राम इस देश की आत्मा है, सनातन संस्कृति के सर्वोच्च प्रतीक है, ठीक। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म की संस्कृति के सर्वोच्च प्रतीक के भव्य मंदिर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, अपने राजनीतिक एजेंडे में रखा, 4 सरकारें गिरवा दी, और आखिरकार वह स्वप्न 496 साल बाद साकार हो गया। तो जो आपके राजनीतिक एजेंडे में था वो कार्य संपन्न हो गया। तो क्या डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी आप मानते हैं कि चुनाव का विषय नहीं रहेगा, लोग इसे सोचकर वोट नहीं करेंगे? लोग जो वोट देने वाले हैं वो राम मंदिर को देखकर वोट करने वाले नहीं है भाजपा को। मतलब आपको लगता है कि ये कोई विषय नहीं रहने वाला है, और जो लोग सोचने लगे कि आप 400 पार कर जाएंगे, गलत सोच रहे हैं। जो कुछ भी करना है, आपने जो काम धंधा बाकी किया उसके आधार पर फैसला होना है, ऐसा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी, और ये भी राष्ट्र का मुद्दा था, लोगों का मुद्दा था। राम मंदिर जो है इस राष्ट्र के जागरण का अधिष्ठान है। ये कोई वैसा केवल एक मंदिर बन गया और उस मंदिर को लेकर के वाहवाही नहीं। आप देखिए कि पूरा देश आंदोलित था, गली गली में एक रोमांच था, एक उत्साह था, गली गली में लोग पटाखे फोड़ रहे थे। इसका मतलब है कि ये भारतीय मन का प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब की सकारात्मकता लाभ यदि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और इसलिए मिलता है कि हमारा स्टैंड शुरू से लेकर आज तक कायम रहा, शिवसेना की तरह बदला नहीं, और हम उस मुद्दे पर जब 2 थे तब भी उस मुद्दे पर स्थिर थे, जब आज 303 थे तब अरे लेकिन आपका स्टेटमेंट तो पिछले 30 सेकंड में बदल गया। हमने जब पहले बात की तो आपने कहा कि कोई चुनाव का मुद्दा नहीं, जब हमने सारा घूम घाम के बात की तो बोले कि हाँ बिल्कुल यही तो मुद्दा है। तो आप तो खुद ही बदल गए चिंतामणि जी। पहले स्पष्ट करो कि आपको लोग राम मंदिर की परिकल्पना को साकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका के चलते
जमकर वोट देंगे या नहीं देंगे? सीधे सीधे बताओ आप। देखिए, मैंने जो बात की वो सब्जेक्टिव है, आप जो कर रहे हो ऑब्जेक्टिव है। लोग किस तरह सोचकर वोट करते हैं, किस तरह करते हैं, मैंने वो बात की है। पार्टी का कोई दृष्टिकोण या कोई हेतु या कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है कि इसके माध्यम से हम चुनाव में मुद्दा ले जाएंगे। इसको कोई मुद्दा अगर इसको चुनाव में ले जाना होता तो तुरंत चुनाव कराया जा सकता था। मतलब आपका मानना है चिंतामणि जी, लोगों को इस आधार पर वोट नहीं करना चाहिए कि भाई कौन पार्टी इस देश की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उपक्रम कर रही है, इस बार लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। आप ऐसी उम्मीद नहीं करते, अरे भाई इसे देख के हमें वोट मत देना। अगर काशी के संदर्भ में, मथुरा के संदर्भ में लोग उम्मीद करें कि भाजपा के होने से वो भी बन जाएगा, तो लोगों की उम्मीद गलत है। इस आधार पर वोट नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या चिंतामणि जी? थोड़ा स्पष्ट रहे हम। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहा हूं कि हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये वोट कबाड़ने का कोई आयोजन नहीं है, इसके पीछे हमारा कोई हेतु ये नहीं है कि जनता हमें जिताए। चलिए मैं बादल जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार और सवाल करता हूं। चलो, राम मंदिर आपका वोट कबाड़ने का एजेंडा नहीं है, हालांकि आपके पॉलिटिकल एजेंडे में राम मंदिर रहता है। तो अब आप ये बता दो कि वोट कबाड़ने का आपका एजेंडा क्या क्या रहता है। भाई राम मंदिर आपका वोट कबाड़ने का एजेंडा नहीं है, पर वोट तो आपको चाहिए। तो आपके ही शब्द हैं, वोट कबाड़ने का एजेंडा राम मंदिर नहीं है। तो वोट कबाड़ने का एजेंडा क्या क्या है चिंतामणि? पता चलना चाहिए हमें। विकास है, 3 करोड़ आवास बना करके दिए हैं, ये वोट का एजेंडा है, ये चुनाव का एजेंडा है जी। घर घर आज 40% घरों में नल से जल जा रहा है, ये चुनाव का एजेंडा है। एक एक गांव आज प्रकाशित हो रहा है, ये चुनाव का एजेंडा है। आज पूरा देश ओडीएफ हो गया, ओपन डिफेकेशन बंद हो गया, ये चुनाव का एजेंडा है। और ये जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजनाएं हैं, जो अभी विश्वकर्मा योजनाएं चल रही, ये सब चुनाव के एजेंडे हैं। ये इससे जो है चुनाव में निश्चित रूप से हम तो विकास के योजनाओं को, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 1000 साल की संकल्पना, 1000 साल का योजना बनानी है, तो या 1000 साल भारत जो है आगे कैसे जाए, ये वाली करने का काम है। तो हम तो वोट जिस पर मिलेगा वो जनता दे, ये तो जनता का आउटलुक है कि वो राम मंदिर को लेकर के दे। अगर ऐसा है तो कांग्रेस को भी राम मंदिर में जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए ये लोग? इनको कम से कम दर्शन करने तो। अपनी सोच की धारा जो है द्वंद का शिकार हो गई है, ये ओडीएफ पे वोट मिलेगा या राम मंदिर पर मिलेगा। पर बादल जी के पास में ये दिक्कत नहीं रहती है। बादल जी थोड़ी स्पष्टता के साथ रहते। तो बादल जी आप ही समझाओ, खतरा महसूस कर रहे हो आप कि चुनाव औपचारिकता रह गया है? जैसे आप भावना प्रधान देश है, इंदिरा गांधी जी को जीते जी उतने वोट नहीं मिले, उतनी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली जो इंदिरा जी की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी को मिल गई। ऐसा भावनाओं का ज्वार उबाल मारता है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं बादल सरोज जी, कल का वातावरण तो देश का आपने देखा है, आंखें तो मूंदे नहीं होंगे आप, तो आप समझाओ कि क्या देख पाए आप और क्या देख पा रहे हो आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये देख पाया कि जो आपने शुरुआत में कहा कि नए निर्मित मंदिर का उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अर्ध सत्य है, क्योंकि अभी उस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है जी। और इस तरीके के दिव्यांग मंदिरों का इतनी हड़बड़ी के साथ प्राण प्रतिष्ठा आयोजन करने के बारे में हमारे देश के सनातन धर्म के जो सबसे प्रमुख लोग हैं वो इसके बारे में टीका टिप्पणी कर चुके हैं जी। और काशी के जिन ज्योतिषी जी से तारीख निकलवाई थी वो ये बता चुके हैं कि उनसे तारीख मुहूर्त निकालने के लिए नहीं कहा गया था, उनसे जनवरी में मुहूर्त निकालने के लिए कहा गया था जी। तो ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लोकसभा के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और उसके लिए उन्होंने कल नहीं बल्कि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 3 दिन तक लगातार सारी राज्य सरकारों, जहां जहां उनकी राज्य सरकारें हैं, उनको उसमें पूरे कार्यक्रम में झोंक दिया था। नगर पालिकाओं को, पंचायतों को, सरकारी विभागों को भी काम दिए गए थे और आरएसएस के कार्यकर्ता भी इस गली गली में घूमकर उस तरीके का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे थे जो राम के प्रति चिंता करने वाला कम था, राम के बहाने राम को पोलिंग एजेंट बनाने वाला ज्यादा था। इसलिए कि हमारे साथी ने, मित्र ने जो बात कही है, मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, काश उनकी बात सही साबित हो। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में जो होर्डिंग्स लगे थे, उन होर्डिंग्स पर एक नारा लगा हुआ था, जो नारा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी। अभी मैं आदरणीय मोदी जी का भाषण सुन रहा था, राम आ गए हैं जी। राम कहाँ गए थे जी। क्या इस देश को छोड़ के कभी राम गए थे? जी।
राम इस देश के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और अनेक तरीके के मूल्यों के प्रतीक हैं। इन तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों के पैदा होने के पहले और इन तमाम सारी पार्टियों के काल कबलित होने के बाद भी रहेंगे जी। लेकिन उनका इस कदर राजनीतिक दुरुपयोग 1986 से जो करने की शुरुआत की गई है, जब घटकर 2 पर आ गए थे और उसके बाद आगे बढ़ना था, तो उसके बाद 1986 में पहली बार उन्होंने हिमाचल में बैठकर प्रस्ताव पारित किया और तब उनको राम जन्मभूमि की याद आई। उसका जिस तरीके से राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत अस्वास्थ्यकर है। मैं अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। पुरी के शंकराचार्य जी ने एक बहुत तार्किक बात कही है जी। उन्होंने ये कहा है कि जो राजनेता हैं उनको संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए और जो धर्म का काम है उसको धर्म शास्त्रों के अनुरूप चलना चाहिए। मैं बादल जी बहुत विनम्रता के साथ आपको बीच में रोकते हुए सवाल उठाना चाहता हूं, और सवाल ये उठाना चाहता हूं, क्या सही क्या गलत ये तो अभी विवेचन का विषय ही नहीं है। जो हुआ है इसका आने वाले समय पर प्रभाव क्या पड़ेगा चुनावी दृष्टि से, इसका आकलन करने के लिए हम सब बैठे हैं। उचित अनुचित तो बात की बात है, आपने व्यवहारिक राजनीति भी की है, तो आपसे जानना यह चाहता हूं कि जब आप स्वयं मानते हैं कि जब ये 2 पर आ गए थे तो 1986 में हिमाचल में राम मंदिर के विषय को एजेंडे में शामिल कर लिए और 2 से लेकर ये यात्रा 303 तक पहुंच गई है, और कल चर्चाओं में यह था कि अब की बार 400 पार, तो इसकी संभावना सकारात्मक या नकारात्मक क्या देख पा रहे हैं हम? देखिए, जो उनकी कोशिश है जिस स्तर पर वो इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी, वो उस आधार पर वो अगर अपनी पूरी ताकत को लगाएंगे तो फिर उसके बाद चुनाव जो होगा वो पूरी तरीके से ध्रुवीकृत हो जाएगा जी। और उस वक्त आपको इस भारतीय जनता के विवेक के जागने का इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस पूरे 10 वर्ष के दौर में विफलताओं के जो पहाड़ खड़े किए हैं उनके बीच में और राम को आपने एक अच्छी बात कही और आदरणीय मित्र ने भी जो पहले बोलकर गए उन्होंने भी कही कि गली गली में था, लेकिन और आपसे शायद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो 400 पार भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि मुझे कल दिन में कम से कम 10-12 लोग जिनका मेरी विचारधारा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दूध बेचने वाला है, कोई पान बेचने वाला है, कोई बड़ी शॉप चलाने वाला है, उन्होंने भी खुले मन के साथ ये कहा कि ये तो लेकिन राजनीति ज्यादा हो रही है, इसमें धर्म कम है जी। तो ये एक मंथन चलेगा आने वाले दिनों में और उस मंथन के दौरान अगर लोगों का विवेक जागृत हुआ और उन्होंने ये पाया कि धर्म के आधार पर जिन जिन देशों ने राष्ट्र बनने की कोशिश की थी उन सबकी लुटिया डूब चुकी है और उनका विवेक अगर जागृत हुआ और उन्होंने अपने राम को अगर पोलिंग एजेंट बनाने से इनकार कर दिया तो 400 तो छोड़िए, बहुमत पार करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बादल जी एक और सवाल करता हूं, फिर प्रताप भानु जी के पास जाता हूं। ये बहुमत पार करना भी मुश्किल होगा, ये आपकी इच्छा है या आपका आकलन है? नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपको एक याद दिला रहा हूं, 2004 में एक बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा ब्लिट्जक्रिग शुरू हुआ था जिसका नाम था शाइनिंग इंडिया, और अटल जी जैसा व्यक्तित्व उस वक्त मौजूद था भारत की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन वो जो मिसमैच किया लोगों की रियलिटी से, लोगों की वास्तविक स्थिति से, उसका जो मिसमैच हुआ उसकी वजह से वो पराजित हुए। उसी तरीके का मेरा ये राजनीतिक आकलन है। मुझे लगता है कि इस देश की जनता, देखिए इस देश की जनता अगर धर्म के नाम पर वोट दे रही होती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं होना चाहिए था। हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद ज्यादा ईमानदारी के साथ खुले आम धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन भारत की जनता ने कभी भी उनको उस तरीके की हैसियत में पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ आज भी धर्म और राजनीति को अलग अलग करने का विवेक है। तो ये मेरा राजनीतिक आकलन है कि मुझे नहीं लगता कि राम के नाम पर वो अप्रैल और मई की नाव को पार कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जिनके 400 पार होने के संदर्भ में दावे हैं वो 272 का आंकड़ा पाने में भी लाचार दिखाई देंगे अप्रैल मई में। इस आकलन के साथ बादल सरोज जी हैं। प्रताप भानु जी को थोड़ा हौसला मिला इतनी देर थी चर्चा के बाद, तो अब मेरे पास में उचित समय है कि मैं प्रताप भानु जी के पास आ जाऊं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे कोई लहर नहीं दिख रही,
और पार्टी का कोई प्रवक्ता ऐसे कार्यक्रमों में बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि बोले क्या। तो ऐसे में प्रताप भानु जी ऐसे लोग हैं जो अभी भी उम्मीद कर लेते कुछ तो हम बोल ही लेंगे। तो प्रताप भानु जी, अब आप बताएं, आपने उस दौर में संसदी का मजा लिया है जिस समय पर इंदिरा जी के नाम पर वोट जमकर गिरे थे और आपके दाएं बाएं वाले भी एक तरफा जीत लिए थे। तो भावनाओं का जैसा ज्वार इस देश में चढ़ता है और भाजपा की जैसी तैयारी है और भाजपा के साथ उसके सहयोगी संगठनों का जो पूरा का पूरा मामला है, तो क्या इरादा है आपका? प्रचार विचार के लिए भी निकलेगा? लड़ना तो दूर की बात है, या उम्मीद कर रहे हैं नहीं काम बन जाएगा इस बार? हमारे बादल जी ने बहुत अच्छी बात कही जी कि इसमें धार्मिक भाव न कम, राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा नजर आ रहा है जी। ये इस बात को मैं भी इंडोर्स करता हूं, तस्दीक करता हूं। और पूरा देश इतना समझदार है, जनता जनार्दन। अच्छा प्रताप भानु जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको, और इसलिए रोकता हूं कि भाई इसमें राजनीति क्यों नहीं होगी। एक राजनीतिक दल जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसके अपने राजनीतिक कार्यक्रम में, राजनीतिक घोषणा पत्र में ये शामिल रहता है कि अगर हमारे को मौका मिला तो हम राम मंदिर बनाएंगे, और अगर राम मंदिर बन गया तो उसे अपनी उपलब्धि वो क्यों नहीं बताएंगे। तो आप जो ये बात कह रहे हैं बादल सरोज जी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए, तो कहा क्या था उन्होंने कि अगर मौका आया तो हम राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। तो अब आप क्या चाहते हो? मंदिर बन भी जाए और उसका श्रेय लेने से भी चूक जाए, फसल खुद ने बोई तो काटने के लिए आपको छोड़ दें, या काटेंगे भाई? क्या कहते हैं हिमांशु जी? देखिए, ये मंदिर जन जन से और राजनीतिक दलों से ही यही आवाज आती थी कि जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार मंदिर बनेगा और एक राय करके ये मंदिर बनेगा जी। वही बात सामने आई। अब इसमें ये लोग, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, आरएसएस, बीजेपी, सब लोग ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर तो हमने बनाया है। और ऐसा आधा अधूरा मंदिर जिसका शिखर का निर्माण ना हुआ हो, अभी 1.5-2 साल का काम बाकी हो, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से जो होना चाहिए सनातन धर्म और हमारी हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ना आ रही हो, हमारे चार्य शंकराचार्यों को बराबर सम्मान नहीं दिया जा रहा हो। शंकराचार्य जी से भी बड़े हो गए हैं क्या नरेंद्र मोदी और वहां के पुजारी जी? ये हिंदू और सनातन धर्म के लोगों के लिए विचारणीय विषय है। और जिस समय पर यह किया गया, हमारे एक शंकराचार्य जी ने सुझाव दिया रामनवमी 17 अप्रैल को आ रही है, उस दिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उससे बढ़िया शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ तिथि कुछ हो नहीं सकती थी, पर अब विराजमान हो गए। हम सबको श्रद्धावनत है और सबको पूरे उसको दिख रहा है पूरे देश को कि ये इसमें राजनीतिक निहित स्वार्थ है और राजनीतिक भावना से ही ये जल्दबाजी की गई है। आधे अधूरे उसमें अभी काम चलेगा मंदिर का। ये अरे प्रताप भानु जी, कहां उलझ रहे हो आप? थोड़ा तथ्यों पे जाओ, भाजपा की तैयारी पे। देखो, मोदी जी के द्वारा कितनी कठिन साधना की गई इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ये भी कल विधिवत बताया गया। शैया पर नहीं सोए, जमीन पर सोए, अन्न नहीं लिए, 3 दिन का चाहा था, उन्होंने तकरीबन 11-12 दिन का जो है अन्न त्याग कर दिया। ये भी कल पूरे देश को बहुत संजीदगी के साथ बताया गया। और उसके अलावा आपने दृष्टि नहीं डाली, थोड़ा दृष्टि को विस्तार दीजिए प्रताप भानु जी। इस दौरान सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी हैं, वो लगातार धार्मिक प्रवास पर निकले। धार्मिक प्रवास के तहत वो कहां गए? वो महाराष्ट्र गए, कालाराम मंदिर, वो लेपाक्षी गए, वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश, वो त्रिपायर गए, गुरुवायर मंदिर केरल, वो रंगनाथ स्वामी गए, कहां? तमिलनाडु, वो रामेश्वरम गए, वो धनुषकोडी गए। क्या देख रहे हैं आप? वाकई इतने मासूम हो गए प्रताप भानु जी कि आप देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, या आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत में लगभग शिखर पर पहुंच चुकी है लोकसभा में संख्या की दृष्टि से, अब 2024 में दक्षिण में विस्तार लेने की योजना पर काम कर रही है। और इस मौके पर भी लोगों के साथ अपना संवाद, भावनात्मक संबंध बनाने की कोशिश की गई है। क्या इसको आप गंभीरता से नहीं लेना चाहेंगे प्रताप भानु जी? क्या आपको नहीं लगता है कि इसको विपक्षी दलों को जरा संजीदगी से लेना चाहिए, या केवल विलाप करने मात्र से 400 पार के संदर्भ में रोक देंगे आप?
सच बात को कहना, विधि संगत बात को कहना, सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा के हिसाब से जैसे शंकराचार्य जी परामर्श देते हैं, निर्देश उन्होंने दिए थे, उस बात को कहना कोई विलाप नहीं होता है। पंडित हिमांशु जी, आप सब जानते हैं जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करते हैं तो उन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए जिसका भगवान राम ने पालन किया था जी। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा यदि रामेश्वरम में भगवान शंकर जी की थी तो सपत्नीक की थी, जबकि पत्नी उनकी श्रीलंका में थी, सीता माँ जी। इनकी पत्नी तो श्रीलंका में नहीं है, गुजरात में ही है जी। और ये शादीशुदा है, सपत्नीक क्यों नहीं हो सकता था जी। हमने ये भी देखा है कल, जिसका आपने वर्णन नहीं किया जी। हमने ये भी देखा है, उपवास करना अलग बात है, परंतु धर्म आचार्यों का निर्देशों का पालन करना और शास्त्र सम्मत राय का पालन करना अलग बात है जी। यदि हमारे शंकराचार्य जी शास्त्र सम्मत राय कोई दे रहे हैं और एक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो और उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे, तो ये काम तो वहीं दोषपूर्ण हो गया, अधूरा हो गया। इसको क्या बताएं प्रताप भानु जी आपको, अब बार बार आप शंकराचार्य जी की दलील दे रहे हैं। 4 शंकराचार्य एक साथ बैठकर तो देश को संबोधित कर नहीं पाए कि इसमें क्या सही क्या गलत। एक अविमुक्तेश्वरानंद बताते रहे कि दिव्यांग मंदिर इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं। जो हमारे शंकराचार्य पुरी जी के वो बोले कि जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे तो मैं वहां जाके ताली बजाऊंगा, इसलिए नहीं जा रहा। बाकी 2 जो शंकराचार्य उन्होंने कहा हमारा आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर जिन शंकराचार्य जी के संदर्भ में आप इतना ज्यादा दलील दे रहे हैं, वो शंकराचार्य चारों अगर एक साथ बैठकर बोल देते कि ये प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है, तो क्या सरकार की दम थी कि वो प्राण प्रतिष्ठा कर देती? थोड़ा विचार कीजिएगा। हमारे राजनीतिक विमर्श के मुख्य बिंदु पर अगर आएंगे प्रताप भानु जी, कहिए प्रताप भानु जी। हिमांशु जी, आपने अपनी चर्चा में कहा कि नरेंद्र मोदी उपवास रहे, दक्षिण भारत के इतने धार्मिक स्थानों पर गए। मैं एक सवाल करता हूं आपसे भी और भाजपा के उन नेताओं से भी जी। जब आदि शंकराचार्य जी ने चारों मठों की स्थापना करी थी जो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं जी, तो चारों मठों में जाकर इस प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये मुख्य यजमान दस्तक क्यों नहीं दे सकते थे? उनको शरणागत होकर उन्हें आमंत्रण स्वयं जाकर क्यों नहीं दे सकते थे जी? एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। ये सवाल सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी उतना ही खड़ा रहेगा प्रताप भानु जी, जितना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपने खड़ा किया है। सत्सम्मान आपके प्रश्न को स्वीकार करते हैं, पर हम अपने राजनीतिक विमर्श पर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में किशोर तिवारी जी हैं, जिस महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में माननीय मोदी जी ने शुरुआत की अपनी धार्मिक यात्रा की, तो वो किशोर तिवारी जी क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में राम मंदिर के प्रभाव को लेकर। वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं किशोर तिवारी जी, जिसके एक समय के सर्वोच्च नेता बाल ठाकरे जी ने साहसपूर्वक 1992 में कहा था, अगर ये ढांचा ध्वस्त शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे इन शिव सैनिकों पर गर्व है। ये केवल एक आवाज थी देश में बाल ठाकरे जी की, श्रद्धेय बाल ठाकरे जी की। बाकी कोई इसे अपने जीवन का सबसे कठिन दिवस बता रहा था, कोई अपने जीवन का सबसे ज्यादा गंभीर दिवस बता रहा था, अन्य अन्य बयान थे। तो किशोर जी, लेकिन अब आप बताओ 2024 के चुनाव में वस्तुतः फसल वोटों की कौन काटेगा? देखिए, मैंने बादल साहब को भी सुना जी, शर्मा जी को भी सुना, और ऐसी बात है कि कल का मैं माहौल देखता हूँ हिमांशु जी, तो कल का माहौल देखने के बाद मुझे लगता है कि शंकराचार्य का जो आर्गुमेंट था कि ये दिव्यांग मंदिर है, ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सपत्नीक होनी चाहिए, फिर उन्होंने की, ये सब बातें गौन हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने सक्रिय सहभाग लिया, तो अब जैसा बादल जी ने बोला कि अब लोगों के विवेक को जागरूक करना है जी। अब मुझे बताइए 400 पार ये जो कह रहे हैं, तो धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना और राजनेताओं ने अपनी विफलताओं को धर्म के नाम पे छुपाना, ये सब बातें जनता के दरबार में ले जाके मंडना जी, और पहले तो 1-to-1 फाइट के लिए तैयारी करना, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कल के पब्लिक रिस्पांस के बाद बहुत सीरियस हो चुकी है। मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में मैंने नजदीक से देखा भाई,
कि नागपुर में 12 बजे तक जो चल रहा था, देहातों से जो खबरें आई, तो बीजेपी ने मार्केटिंग बहुत किया, आरएसएस का ग्राउंड वर्क बहुत तगड़ा था और राम का एक मंदिर बना है, यह मैसेज वो गांव-गांव के कोने-कोने तक पहुंचा पाए जी। और मोदी ने बनाया ये भी पहुंचा पाए जी। लेकिन ना मिलेंगे क्या जी। इस पर हम एनालिसिस करते रहेंगे तो मैं लगता है कि लेट हो जाएंगे जी। मैं किसान नेता हूं, किसानों की आत्महत्या बहुत बढ़ी, किसानों की आमदनी कम हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरा बीजेपी का इकोनॉमिक एजेंडा फेल हो गया। अब ये बीजेपी के प्रवक्ता थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि हमने 3 करोड़ घर बांधे, लेकिन अब जब मेरे साथ कल सुधांशु त्रिवेदी थे, वो 5 करोड़ घर बांधे बोले थे, और भारत में कितने लोगों को घर चाहिए ये भी मालूम नहीं। ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया हो गया ये कहते हैं, लेकिन इनको लाइन से लगी वाली महिलाएं मैं रास्तों के किनारे बता दूंगा। दूसरा कहता है पीने के पानी का इन्होंने सवाल उठाया, बड़े बड़े मेट्रोज में भी पानी नहीं मिल रहा है, गांव खेड़े में बहुत बुरे हाल है। और मोदी जी की जनधन योजना का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, मुद्रा योजना का क्या हुआ, मोदी जी के आर्थिक विफलताओं को फोकस करना पड़ेगा कि आपने 150 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, उसके बाद आप आखिरी में आप छाती ठोक ठोक के बोलते थे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, लेकिन मोदी की गारंटी क्या है ये अपने नजदीक से देख लिया है। तो मैं कहता हूं कि विपक्ष पहले तो खुद का इंडक्शन ओरिएंटेशन करा ले। वो न्याय देने को जा रहा है तो कोर इश्यूज को वो अच्छे से समझ ले। और मैं भी बता रहा हूं कि विपक्ष के सामने बीजेपी जिसका धन सत्ता का दुरुपयोग, और महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं भ्रष्टाचार जी, इसके सामने बड़ी लड़ाई है हमारे सामने जी। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये सब बातें जो है कि लोग समझ जाएंगे, ये होगा, लोगों को वो फर्क नहीं पड़ता मंदिर आधा बना है क्या पूरा बना है। पत्नी के साथ किया, प्राण प्रतिष्ठा की खुद ही किया, ये भी नहीं लोगों को है। लोगों को फटाके फोड़ने को, डांस करने को समय नहीं था। तो बादल साहब, आपने जब सक्रिय राजनीति की हुई अपने युवावस्था में, उस वक्त हमने जो लोगों को जिंदा किया था और आर्थिक मुद्दों पर राजनेता बात करते थे, बीजेपी आखिरी तो आर्थिक कोई कार्यक्रम दे नहीं पाई, तब तो वो जाकर राम के शरण चले गई। तो बीजेपी आज भी राम के शरण है, इसका मतलब उनको राजनीतिक कार्यक्रम में वो विफल हो चुके। मैं अभी भी बता रहा हूं, मोदी जी के जितने भी दावे हैं, अब उतने भी दावे पूरे के पूरे फेल हैं, पूरे के पूरे फेल है। लेकिन मैं एक सवाल और लूंगा आपसे किशोर जी, शिवसेना तो बहुत लंबे समय से काम कर रही थी ना, भाजपा के साथ मिलकर भी लड़ रही थी, पर क्या आप नहीं मानते हैं कि धर्म विषय रहता है? जब मुंबई में बम धमाके हुए और उस बम धमाके में जो शिवसेना की भूमिका रही, क्या आप नहीं मानते कि उस ध्रुवीकरण ने पहली बार शिवसेना भाजपा की गठबंधन की सरकार बनवाई? तो क्या आप इस बात से इंकार करेंगे किशोर तिवारी जी कि धर्म इस देश के जनमानस को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और राम मंदिर का विषय एक गंभीर विषय रहेगा 2024 के चुनाव में? इसके संदर्भ में किशोर तिवारी जी, यूं तो आपने काफी बातें इसी संदर्भ में कही कि भैया ऐसा हुआ तो है, तो क्या कहते हैं, है भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक? नहीं, देखो, हमने भी तो, हमारे भी नेता ने बोला जी कि शंकराचार्य की राजनीति में हम गिरेंगे नहीं। हमारे बाला साहब ठाकरे का सपना था राम मंदिर बन रहा है, इसलिए हम भी राम की आरती करेंगे, पंचवटी चले गए। लेकिन उद्धव ठाकरे ये प्रबोधनकार ठाकरे की लाइन लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अपना जो धर्म है वो बनिया का या ब्राह्मणों के धर्म से हटा लिया है, वो बहुजन समाज जो है हिंदुओं का, उसकी राजनीति और सामाजिक न्याय के लड़ाई में कूद चुके। तो हमको बहुत बदनाम किया इन्होंने, कांग्रेस के पास चले गए, हिंदुत्व छोड़ दिया,
हम क्या क्या बोला नहीं उन्होंने। तो हमें जनता के विवेक पर और सामाजिक न्याय जो दिया था और उद्धव जी ने जो सीएम बोलकर काम किया, उसके ऊपर मैं अभी भी बताता हूं, महाराष्ट्र में शर्मा जी आपको बड़ी खुशी होगी, मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि मोदी को सत्ता से आने से हम ही रोकेंगे। 48 में से एक भी सीट उनकी चुन के आती है तो मुझे आश्चर्य लगेगा, ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि मैं अपने पीसीआर टीम को बोलूंगा, भाई किशोर तिवारी जी के इस स्टेटमेंट को संभाल के रख लेना, बड़ा काम आएगी हमें मई जून के चुनाव के परिणाम के समय। किशोर जी हमारे साथ तब भी बैठेंगे तो जरा सहूलियत रहेगी। लेकिन मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। सबके अपने दावे हैं, और प्रताप भानु जी अगर कहते कि हाँ 400 पार भाजपा कर जाएगी तो फिर जाकर चुनाव में जाएगी क्यों कांग्रेस। पर इतना चर्चा आपने सुनी, क्या राजकुमार जी आपका जो 4 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता अनुभव है वो ध्रुवीकरण को देख पा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई ध्रुवीकरण हो रहा है? और खासतौर पर तब जब भारतीय जनता पार्टी मूलतः अपने 3 कोर एजेंडों पर लगातार चली आ रही थी जनसंघ के समय से। एक, धारा 370 के प्रावधानों का खात्मा, दूसरा समान नागरिक संहिता, और तीसरा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। धारा 370 के संदर्भ में इस सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में कदम उठा लिया गया। समान नागरिक संहिता के लिहाज से वो दलील देते हैं कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा को हमने खत्म कर दिया। और अब राम मंदिर के संदर्भ में तो कोई कहने की बात ही नहीं है, पूरी दुनिया ने कल देख लिया है किस तरीके से उसकी प्रस्तुति है। तो अब राजकुमार जी आपका अनुभव क्या बोलता है, विपक्ष के लिए राह कितनी कठिन या कितनी सरल? देखिए मंत्री जी, कल जो कार्यक्रम हुआ जी, उसके संदर्भ में कितना शास्त्र सम्मत था, कितनी राजनीति थी, कितना धार्मिक था, उस पर तो कई वक्ता बोल चुके हैं जी, और आपका मूल मुद्दा है इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, चुनावी प्रभाव क्या। जी, तो ये तो स्पष्ट है कि राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, 370 बीजेपी के मुद्दे थे जी, और उन्होंने अगर समान संहिता को छोड़ दें, यूसीसी को, जी, तो बाकी अपने वायदे, चुनावी वायदे पूरे कर दिए हैं। जी, राम मंदिर की स्पष्ट तौर पर बात करें, ठीक है, राम सबके हैं, बादल सरोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरे भारत के आराध्य हैं, और कहें तो भारत से बाहर भी मानने वाले लोग। लेकिन अगर अयोध्या में राम मंदिर की बात करें तो क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि उसके लिए चाहे कानूनी लड़ाई हो या आंदोलन के तौर पे हो, जी, वो जिन्होंने लड़ी वो आरएसएस से जुड़े संत और संगठन थे, और बीजेपी उसी आरएसएस की राजनीतिक इकाई है। जी, तो स्पष्ट तौर पर उसमें उसका योगदान रहा है, भूमिका रही है। जिस तरह का आयोजन कल हुआ 22 जनवरी को अयोध्या में, मुझे नहीं लगता कि पैनल में हम जितने लोग बैठे हैं उन्होंने उस तरह का आयोजन देखा होगा। मैं मतलब वेल प्लान्ड की बात कर रहा हूं, और राजनीति की दृष्टि से करें तो वेल मार्केटेड की बात कर रहा हूं। जी, तो उसका लाभ तो बीजेपी को मिलना तय है। अब वो लाभ कहां मिल सकता है, उसकी थोड़ी सीमाएं। मसलन हिंदी पट्टी की जब हम बात करते हैं, जहां राम मंदिर का या धर्म का, हिंदुत्व के आड़ का प्रभाव ज्यादा नजर आता है, वहां बीजेपी 2009 में अपना लगभग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। तो वहां ज्यादा सीटें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, वोट वाले बढ़ जाए। जी, राजस्थान में 25 से ज्यादा क्या होंगी, वोट बढ़ सकते हैं। या मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी, उससे ज्यादा क्या होंगी, 29 हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 थी, 11 हो जाएंगी। गुजरात में 26 थी, उससे ज्यादा क्या होंगी, जो बढ़ सकती है। अगर राम मंदिर के चलते तो उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है, लेकिन कितनी बढ़ेंगी? 2014 में 73 सीटें जीती सहयोगी दलों के साथ, इस बार 62 जीती हैं, 8-10 बढ़ जाएंगी। तो अब आते हैं 400 पार के नारे पर। तो जो आपने बताया कि 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान मोदी जी कहां गए, पश्चिम के और दक्षिण के मंदिरों में, तो अनुष्ठान की यात्रा भी थी, और कहीं ना कहीं 400 पार के नारे को ध्यान में रखते हुए एक भाजपा के लिए समर्थन जुटाने की माहौल बनाने की यात्रा भी। तो कोशिश तो है, और अकेले मोदी जी की नहीं है। मोदी जी तो वहां प्रयास कर रहे हैं जहां 131 सीटें जहां से आती है दक्षिण भारत से,
और बीजेपी को पिछले चुनाव में कुल 29 मिली थी, कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा मत। तो वो वहां कोशिश कर रहे हैं जहां संभावनाएं सबसे छिड़ रही जी, और बीजेपी के बाकी नेता अन्य क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर जैसे आपने कहा कि असर क्या होगा, एक ओर अपनी सीमाओं के एहसास के बावजूद बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और कोशिश भी कर रही है। दूसरी ओर देखें, बादल सरोज जी भी बैठे हैं, प्रताप भानु शर्मा जी भी बैठे हैं और केवल तिवारी जी बैठे। जो अपोजिशन का गठबंधन है 28 दलों का, वो क्या कर रहा है? 7 महीने हो गए गठबंधन बने हुए जी। 7 महीने की 2 उपलब्धि, एक उसका नामकरण और तीसरा कुछ कमेटियां बनी थी जिनकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने बाकी है। एक राज्य ऐसा नहीं है जहां पे सीटों का बंटवारा कर लिया हो। संयोजक का फैसला, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, साझा चुनाव प्रचार, वो तो बहुत दूर की बात है। तो तैयारी आपकी शून्य है। बीजेपी की तैयारी को आप नजरअंदाज करना चाहते हैं तो आंखें बंद करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। बीजेपी की तैयारियां और अपोजिशन की तैयारियों में 1 और 10 का फासला है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, मुझे लगता है अभी तक के अनुभव से ये फासला बढ़ेगा। और आपको चुनाव में मुकाबला खुद करना है या सब कुछ जनता के भरोसे छोड़ देना है कि जनता का विवेक जागेगा तो नतीजा बदल जाएगा। तो नतीजा बदल जाएगा। राजकुमार जी ने कमोबेश पूरी व्याख्या कर दी है परिदृश्य की, और मुझे आना है चिंतामणि जी के पास, लेकिन बादल सरोज जी ने हस्तक्षेप करना चाहा था, तो एक बार बादल सरोज जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, उसके बाद चिंतामणि जी से वो सवाल करते हैं जिनके उत्तर जानने में देश को दिलचस्पी है। जी बादल जी। हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आपके एक तथ्य को दुरुस्त कर रहा था कि जनसंघ ने राम मंदिर अयोध्या में बनाए जाने का नारा नहीं दिया जी। भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में जब स्थापना का सम्मेलन किया था तब अयोध्या में राम मंदिर का नारा नहीं दिया, उन्होंने गांधीवादी समाजवाद का नारा दिया था जी। ये नारा उन्होंने 1986 से उनको राम जी की याद आई है जी। मैं केवल वो तथ्य ठीक कर रहा था आपका, बाकी मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना जी। 1986 के संदर्भ में भी जो कहानी है वो विश्व हिंदू परिषद से शुरू होती है, जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन 1982 से 84 के बीच अपने हाथ में लिया था, तो उसको विस्तार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बादल सरोज जी एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीति थी जनसंघ की या भारतीय जनता पार्टी की, उसके केंद्र में हिंदू समाज हमेशा ही रहा। शायद बादल जी भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। बहरहाल चिंतामणि जी आपके पास में आते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि बात बनेगी कैसे 400 पार के संदर्भ में। ये 4 मंदिरों में जाकर दर्शन करने से लोग टूट पड़ेंगे आपके लिए, या इसके इतर भी कोई बात बनेगी? अब आपने कह दिया हमने तो 40% जगह नल से जल, पर 40 साल से जिन घरों में नल है उनमें जल नहीं आता शहरों के अंदर, उसका क्या होगा? इसके संदर्भ में तो आप जननेता हो, इतने बड़े अंतर के साथ में चुनाव जीतो तो इस हकीकत को जानते हो। वादा क्या था? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अब कोई ये नहीं बोलता कि आय दुगनी हो गई, इसका क्या होगा? बताया ये भी था, आपने बताया कि वो 3 करोड़ घर, पर वादा क्या था? वादा यह था कि 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल जाएगा, सबको पक्की छत होगी। पर अभी भी है, रैन बसेरे चल रहे हैं, उनमें लोग आके रह रहे हैं। तो थोड़ा आप बताएं कि जितने आपके दावे थे वो दावे जमीन पर उस तरीके से ना हुए, क्योंकि शायद आपको यकीन ही नहीं था कि हम इतने लंबे समय तक सरकार चला लेंगे, नहीं तो तारीख बढ़ा ली होती। जो 2022 बताई वो 2032 बता दी होती तो लोग सवाल भी ना कर पाते। क्या कहते हैं, टारगेट की अवधि थोड़ी कम रख ली, इसलिए अब सुधार कर लिया। अब जो भी बात होती है ना वो 2047 को लेकर होती है, 2047 तक ऐसा हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि ये बिल्कुल बात सूर्य की तरह साफ है कि जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया है, हमारे शासन में आया है, वो बहुत निर्णायक है, वो क्रांति है, परिवर्तन नहीं है। इतने कम समय में सबके खाते खुल जाना, तो इतना
हजारों लाखों किलोमीटर सड़कें बन जाना, ये जो कुछ विकास हुआ है, अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो आपका कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, 1 घंटा मुझे केवल विकास पर और इसके इसी पर बोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं केवल बहुत सार में कह दूं कि जो परिवर्तन आया है वो अंधे को भी दिखाई देगा, उसके लिए बहुत तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो इनके समय में क्यों नहीं हुआ ये सब? हम में से किस किस को अंधे से भी गए बीता बता रहे हो, ये तो साथ में चिंतामणि जी बता दो, सबको अपनी हैसियत का पता चल जाए ना। कोई आपने कह दिया कि परिवर्तन तो अंधे को भी दिखाई दे जाएगा, इनमें से कौन कौन है जो अंधे से भी गए बीते, थोड़ा स्पष्ट कर दो भाई आप। दूसरा, ये अंधे नहीं है, इन्होंने आंखों पे हाथ रख लिए हैं और अंधकार अंधकार चिल्ला रहे हैं। ये आंखों पे हाथ हटा लें तो इनको दिखाई देने लग जाएगा, इनको विचारधारा की जो पट्टी इन्होंने बांध रखी वो खोल लें, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि विवेक जागरण की बात आदरणीय बादल जी कर रहे थे। बादल सरोज साहब बहुत सम्मानीय नेता हैं, बड़े विवेकवान विचारवान हैं, लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं कि अब देश जागृत हो चुका है, और जागृत हो चुका है इसीलिए वो जानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल को मुस्लिम बहुल बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, उस खतरे में डाल दिया पूरे बंगाल को। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को इन्होंने राशन कार्ड बनाए, यही वो पार्टी है जिन्होंने पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया, विकृत कर दिया। ये लोगों को अब समझ में आने लगा कि तुम क्या पढ़ा रहे थे इतने समय से। अब लोगों की आंखें खुल गई है, तो देश और जनता जागृत हो गई है, इसलिए आप जागरण की चिंता नहीं करें, ये जागरण की प्रतिबिंब है, जागरण की। अच्छा चिंतामणि जी, एक बात बताओ, आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, बड़ी मारक टिप्पणी की बादल जी पे, उनकी पार्टी पे, मतलब बादल जी पे नहीं, बादल जी का तो आपने सम्मान किया, पार्टी को निशाने पर लिया, पर जिस कम्युनिस्ट पार्टी पर इतने गंभीर किस्म के आरोप आपने लगा दिए, उस कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर बंगाल की जनता ने पसंद किसे किया? बंगाल की जनता ने पसंद किया तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को। और जो आरोप आप कम्युनिस्ट पार्टी पर लगा रहे हो, वो ये आरोप आप ममता बनर्जी पर लगाते हो, तो आपके कौन से आरोप की गंभीरता को हम सही माने, थोड़ा ये भी आप बता दो। ये जो पेड़ इन्होंने लगाए वो चूंकि बड़ा हो गया था, तो उन्होंने उसकी छांव में बैठना ज्यादा उन्हें रुचिकर लगा, बजाय देश की समस्या, बजाय बंगाल की चिंता की। तो केवल बंगाल की बात नहीं, जो नुकसान कम्युनिस्ट पार्टी ने, आपने जवाब नहीं दिया चिंतामणि जी, सवाल तो हमारा बिल्कुल जायज था, पर अभी उत्तर में आपको दिक्कत हो गई कि अब क्या कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो ये बताओ सीधे तौर पर कि क्या 2024 के आम चुनाव में मंदिर को लेकर कोई बात नहीं होगी, या मंदिर को लेकर ही बात होगी? देखिए, जितना मैं पार्टी के तौर पर, चूंकि हमारे ये मंदिर हमारे लिए विषय नहीं है, मंदिर बन गया, ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का धन्यवाद, मंदिर बन गया। अब आगे बहुत सारे मुद्दे हैं। अरे एक बात बताओ चिंतामणि जी, आप तो विधायक हो ना, सम्माननीय, आपको कितने लोगों को मार्च तक भेजने की ड्यूटी लगी है? कितने लोगों के दर्शन कराओगे? कार्यक्रम है ना, भारतीय जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि के वो जिम्मेदारी है कि मार्च तक इतने लोगों को आपको अपने क्षेत्र के रामलला के दर्शन के लिए भेजना है। जी चिंतामणि जी, थोड़ा रोशनी मिले। ये देखिए, ऐसा कोई निर्देश मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ कि इतने लोग भेजना है या ये करना है। भाई लोग खुद स्वेच्छा से जा रहे हैं। कल बता रहे 2.5 लाख लोग थे और पूरा देश लालाई थे जाने को। तो चिंतामणि जी, आपका साफ कहना है आप किसी को भेजोगे नहीं? लोग खुद ब खुद जा रहे हैं। अरे मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है आपसे, विनम्रता के साथ में चिंतामणि जी। क्या चिंतामणि जी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं किसी को भी अयोध्या नहीं भेजूंगा, जिसको जाना खुद जाए? मैं तो कहूंगा कि अयोध्या जाएं, बल्कि मैं खुद भी जाऊंगा। तो तमाम हर सोनिया गांधी जी ने कहा है और बाकी लोगों ने कहा है, पवार साहब ने बोला है कि मैं भी जाऊंगा, तो सब लोग जाएंगे, इसमें किसी को भेजने की जरूरत नहीं। सब लोग लालायित है जाने को। आप देखिएगा कि वहां रोज लाखों लोग जाएंगे, तो किसी को भेजने की जरूरत नहीं, खुद ही जा रहे हैं। कोई पार्टी को कार्यक्रम देने की भी जरूरत नहीं। ठीक है चिंतामणि जी, देखिए ऐसा है कि कल कोई सांसद और विधायक बताया कि मैं इतने लोगों को भेज रहा हूं, तो फिर आप गलत बयानी के आरोपों से घिरे, तो हमने तो आपको आगाह किया, आगे आपकी मर्जी। लेकिन मैं बादल जी वापस आपके पास लौट कर आता हूं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक ही विषय नहीं है। जितने भाजपा शासित राज्य हैं उन सबके आने वाले कार्यक्रम में रामलला के दर्शन कराने का भी बहुउद्देशीय कार्यक्रम शामिल है। चाहे जिस राज्य में आप बैठे हैं, अर्थात मध्य प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार अस्तित्व में आई है, वो भी रामलला के दर्शन के लिए प्रदेशवासियों को भेजने के लिए व्यवस्था करने में आतुर है। जिस छत्तीसगढ़ में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कल शबरी धाम में बैठकर ऐलान किया है,
जब तक उनकी सरकार रहेगी तब तक अपने खर्चे पर प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए वह भेजती रहेगी। अन्य राज्यों में भी यही कार्यक्रम, क्या कहते हैं आप? ये असाधारण रूप से चिंताजनक बात है कि संविधान के नाम पर जो सरकारें चुनी जा रही हैं वो संविधान का न केवल उल्लंघन और अवहेलना कर रही हैं बल्कि उसके साथ अवज्ञा भी कर रही हैं। जी, भारत का संविधान इस सवाल पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि राज्य का और धर्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हमारे विद्वानों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने बहुत सुविचारित तरीके से ये निर्णय लिया था कि धर्म पर आधारित राष्ट्र नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान बना था, 25 साल में टूट गया, बाकी भी बिखरने की ओर है। हम अगर एकजुट है तो केवल इसलिए कि हमने राजनीति और धर्म के बीच में एक मर्यादित दूरी रखी। तो बादल जी, मैं विनम्रता से बीच में हस्तक्षेप करता हूं कि जितनी चिंता आपको देश के संविधान के संदर्भ में अभी आई, ये चिंता आपको तब क्यों नहीं आई जब इस देश की सरकारों ने हज यात्रा के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया? कम से कम रामलला तो इसी देश में रहते हैं, इस देश की कम से कम अर्थव्यवस्था में कुछ तो योगदान होगा। यह हज यात्रा तो देश की सीमाओं को लांघकर होती है, उसके संदर्भ में भारी भरकम अनुदान हज यात्रियों को प्रदान किया जाता है। ये व्यवस्था आपकी जानकारी में है। तो जो देश के संविधान के संदर्भ में आपकी चिंताएं रामलला के दर्शन की यात्रा के संदर्भ में जागृत हो गई, भाजपा की मंशा को लेकर आप विचलित हो गए, तो ऐसा विचलन, इतनी नाराजगी, इतनी शुद्धता बादल जी उस संदर्भ में क्यों नहीं जब हज यात्रा के संदर्भ में प्रावधान इस देश में लागू हुए? सवाल है मेरा, अन्यथा नहीं लेंगे। हिमांशु जी, ये संयोग की बात है कि उस वक्त आप शायद राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे होंगे जी। ये मैं जिस राजनीतिक धारा के साथ संबंधित हूँ, उस राजनीतिक धारा ने हज यात्रियों को दिए जाने वाले अनुदान और इस तरीके के किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए किए जाने वाले खर्च पर हमेशा आपत्ति की है, दृढ़ता के साथ आपत्ति की है। राज्यसभा और लोकसभा में भी इन मुद्दों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। मैं रोकूंगा आपको बादल जी, प्रश्न उठाना अलग बात, और जो सरकारें आपके सहयोग से संचालित हुई उसमें इस चीज को रुकवाना अलग बात। क्या आप रुकवा पाए? क्योंकि सरकारें तो इस देश की आपकी मदद से भी संचालित हुई, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कौन सी सरकार में आपने इसे रुकवाने में सफलता हासिल की? आप शायद ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार ने उसको रोक दिया है। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना सवाल उठाना चाहता हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी हथियार बनाती है, तो आपसे विस्तार मिलेगा कि हज यात्रियों के संदर्भ में तो किसी को सवाल नहीं उठाना होता, कोई इसमें रोक नहीं लगा जाता। जैसे ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में कुछ किया जाता है तो सबको बड़ी बेचैनी हो जाती है और धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आप जैसा मनीषी जब साथ में हो तो हर आयाम पर बात होने की सहूलियत उत्पन्न हो जाती है। तो मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपके पहलू दर्शकों के बीच में आए, इस कोशिश के तहत आपसे ये प्रश्न कर लेता हूं। आज के आपके परफॉर्मेंस को देख के मैं भी काफी प्रफुल्लित और उमंगित हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी राजनीतिक धारा ने इस सवाल को लेकर हमेशा विरोध किया है जी। और ये जो आज जीत कर आए हैं, जिनकी ओर से ये कहा जाता है कि इन धर्मनिरपेक्षवादियों ने कभी हज सब्सिडी का विरोध नहीं किया, ये आज भी जारी रखे हुए हैं हज की सब्सिडी जी। हम तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं कि ये राज्य का काम नहीं होना चाहिए। नंबर एक तो मेरा ये कहना था जी। ये इस देश को संविधान से चलना चाहिए। आप अगर धर्म से चलाएंगे तो आप भूल रहे हैं कि आप उस देश में हैं जिस देश में 33 करोड़ देवता हैं, जिस देश में कोई सेमेटिक रिलीजन की एक किताब। बादल जी, मैं अब और ऊंचाई पे ले जाता हूं जरा विषय को, और शायद उस पर आप और प्रखरता के साथ बोलें। ये बार बार दलील किस बात की देते हैं कि भाई संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है। अगर 400 पार तो उसके बाद में पंथ निरपेक्ष बचेगा या नहीं पड़ जाएगा? और अगर ये संविधान के वर्तमान ढांचे को बदल दिया गया तो ये देश बचेगा या नहीं बचेगा, ये बड़ा प्रश्न है। दुनिया में जाइए, दुनिया का अनुभव देखिए जी। जो भी देश, जिस देश ने भी अपने आप को धर्म के नाम पर चलाने की कोशिश की है, वो देश टूटा है। हाल का ताजा पड़ोसी हमारा है अफगानिस्तान जी, उसके पहले का हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। जिसने भी धर्म के आधार पर देश को संचालित करने की कोशिश की, वो देश बचा नहीं है। इसलिए अगर पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म संभाव, राजनीति और धर्म का अलगाव अगर ये नहीं बचेगा, ये जो लोग लेकर आए थे
इसको क्या वो लोग नास्तिक थे? नहीं, वो व्यावहारिक लोग थे जो राजनीति के बारे में जानते थे। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं हुआ इस देश में। तो बादल जी ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं कि 400 पार के साथ में अगर संविधान के मौजूदा स्वरूप को बदलने की कोशिश की तो देश भी बचेगा कि नहीं बचेगा? चिंतामणि जी को लगा कि इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। जी चिंतामणि जी, ऐसा मौका हो और आप चूक जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? बादल साहब की शब्द संरचना और जो विचार हैं वो बहुत प्रखर हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा कहना चाहूंगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है उन्हें हिंदुत्व और इस्लाम का अध्ययन करना चाहिए। और वो इस्लाम का अध्ययन कर लेंगे तो उन्हें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि कोई देश क्यों टूटता है। और ये देश अगर एक है तो इसलिए है कि इस देश में हिंदू बहुल है। अगर हिंदू जहां से कम हो जाएगा वो देश भी वो हिस्सा देश से कट जाएगा। चिंतामणि जी, आप उनसे नजरिया बदलने का आग्रह करो, यहां तक तो ठीक है, पर आप उनसे अध्ययन का आग्रह करो ना, ये थोड़ी ज्यादती है। बादल जी उन गिने चुने लोगों में है जो अपने जीवन का अधिकांश समय अध्ययन में ही लगाते हैं। तो हिंदुत्व ही नहीं, इस्लाम ही नहीं, किसी भी मजहब के संदर्भ में बात करना है तो जब कभी भी मौका मिले तो आप बादल जी का सत्संग कीजिएगा, आपकी कई जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा। लेकिन मैं किशोर जी के पास आना चाहता हूं। और किशोर जी, क्या इस चर्चा में आप एक ऐसे अपवाद स्वरूप रहे जो इस आशंका को भांप पा रहे हैं कि माहौल तो लोकसभा के संदर्भ में मंदिर को लेकर बनाए जाने की कोशिश कुछ कुछ सफल भी होती दिख रही है, और आप आगाह भी कर रहे हैं कि ऐसे का मुकाबला विपक्ष को कुछ सोच समझ के करना होगा। पर आपसे जानना यह चाहता हूं कि एक बड़ी उम्मीद के साथ में देखा जा रहा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। राम मंदिर के आयोजन की सफलता तो हमने देख ली, न्याय यात्रा के संदर्भ में आप क्या देख पा रहे हैं? हमने पहले इस पर बात की थी कि टाइमिंग कुछ गलत नहीं हो गई, 22 की बात करते तो ज्यादा बेहतर रहता। राहुल गांधी की जो पहले भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जो दिलचस्पी थी, जो स्थान उसे मिल रहा था, जिन चर्चाओं में वो थी, क्या आपको नहीं लगता है कि राम मंदिर के आभा मंडल में वो यात्रा कहीं छुप सी गई? किशोर जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे, अभी आपकी आवाज सुननी है हम लोगों को। अरे भाई, मैंने एक बात बोला आपको कि आपने ये बहुत मायूसी से बोला और बहुत सरलता से बोला। अरे भैया, ये आवाज दबाने के लिए तो मीडिया को कहा है, हाँ, उसको कवर मत करो। देखो, न्याय यात्रा के जो मुद्दे वो आगे एग्रेसिवली ले रहे हैं, वो मुद्दे बहुत ही मेजर है कि सामाजिक न्याय ये विषय बहुत बड़ा हो चुका है। कल आप देखेंगे तो जो 5000 लोग 140 करोड़ में से आए थे, भारत के सारे संपत्ति संसाधन उन लोगों के पास है। और ये जो शाम के वक्त जो फटाके फोड़ रहे थे या डांस कर रहे थे या महाप्रसाद खा रहे थे, उनके भी कोई सवाल है, लेकिन वो हॉट बटन को प्रेस करने की जरूरत है। राजनीति में बादल साहब हमें ये सीख दे दी कि हमने ऐसे उटपटांग लोगों को सत्ता जाने तक हम लड़ते रहे आपस में। आज भी 65% वोट ऐसे लोगों के पास है जो अपने विवेक का वापर करते हैं। मैं एक बात बोलूंगा, इन्होंने कहा रास्ते कितने बन गए देख लो। अरे भैया, 10 लाख करोड़ के नाही के बॉन्ड बाज दिए, और अभी वेलफेयर के जो पैसे हैं उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए ब्याज के ऊपर अब बजटरी अलोकेशन चल रहा है। 150 लाख करोड़ के कर्जे में से 17-18 लाख करोड़ बजटरी इसमें से जाएंगे। देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूं, चिंतामणि जी आपका थोड़ा जम गया ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन ये लंबे समय में जमने वाला नहीं है। ये लंबे समय में जमने वाला नहीं है। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। विपक्ष के पास विकल्प है, और है तो क्या वो उसे बुलाने के लिए तैयार है? हालांकि आप बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि सारे मौके तो गंवा रहे हैं, पर फिर भी अभी भी समय गुजर गया या उम्मीद है? नहीं, देर तो हो गई हिमांशु जी, लेकिन अभी भी विपक्ष के पास विकल्प है। वो विकल्प है नहीं, बल्कि विकल्प उसको बनना पड़ेगा जी। ये जो आपने गठबंधन बनाया है, गठबंधन को गठबंधन की तरह काम करना चाहिए, वैसे नहीं जैसे विधानसभा चुनावों में हमने देखा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर जनवरी खत्म होते होते सीटों का बंटवारा कर लेते हैं
समझदारी से और सहमति से, तो ये बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर टक्कर के भी लाले पड़ रहे हैं। अगर इंडिया, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वो इंडिया चुनाव तक इंडिया रह पाया तो ठीक, नहीं तो भाजपा का नारा कहीं हकीकत ना बन जाए। तो 400 पार जो राजीव गांधी के दौर में इस देश ने देखा था, एक बार फिर साकार ना हो जाए। देखने वाली बात है, चुनाव दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर विपक्षी गठबंधन को समर्पित है। हमारा शेर यह कहता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो शकील आजमी ने जो ये पंक्तियां कही थी ना, भाजपा पर तो दिख रही हैं, पर लोकतंत्र के संदर्भ में बहुत जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष भी रहना चाहिए। तो हम ये पंक्तियां आज विपक्ष को समर्पित कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी हिम्मत को चुकने ना दे। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।